नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जिस वीडियो सीरीज में हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट ईवीएस का सेक्शन पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। इस वीडियो सीरीज का ये 6वां वीडियो है और जैसा कि आपको पता है कि करीब करीब 90-100 वीडियो चलने वाला है। पूरा ईवीएस का सेक्शन, सब कुछ ईवीएस में जितना भी टॉपिक है पर्यावरण संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं जलीय पारितंत्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो सीरीज में कवर कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिसमें कि जैसे हम लोग पारितंत्र का जो भी क्लासिफिकेशन हुआ था, स्थलीय पारितंत्र हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो की सीरीज में हम लोग शुरू कर रहे हैं जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र कितने प्रकार का होगा, कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जलीय पारितंत्र जो है स्थलीय पारितंत्र के समान जलीय पारितंत्र का भी एक रूप होता है, एक निश्चित स्वरूप होता है जलीय पारितंत्र में, जिसमें कि जीव जंतु पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो जलीय पारितंत्र को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जलीय पारितंत्र को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका रहेगा सागरीय पारितंत्र यानी कि लवणीय पारितंत्र, और दूसरा रहेगा संक्रमणकालीन पारितंत्र, और तीसरा रहेगा स्वच्छ जल पारितंत्र यानी कि अलवण जलीय पारितंत्र। तो इन 3 भागों में हमने पारितंत्र को डिवाइड कर दिया है। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग केवल कवर करने वाले हैं सागरीय पारितंत्र यानी कि लवणीय पारितंत्र वाले सेक्शन को। ठीक है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलीय कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलीय पारितंत्र को प्रभावित। तो दोस्तों हमको ये जानना है ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलीय पारितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में तापमान, सूर्य का प्रकाश, लवणता, जल में घुलित ऑक्सीजन और पोषक तत्व ऐसे ये कारक हैं जो जलीय पारितंत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो चलिए तापमान का कैसे असर पड़ेगा। देखिए, तापमान क्या होता है कि ये निर्धारित करता है कि किस जीव की संख्या में बढ़ोतरी होगी और किस जीव की संख्या में कमी होगी, ये तापमान से निर्धारित होता है। और सूर्य का प्रकाश भी काफ़ी हद तक क्या करता है कि जलीय पारितंत्र को प्रभावित करता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, जिससे जो समुद्र होता है, समुद्र से तल से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। कितने मीटर की गहराई तक? 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। इसे कहते हैं प्रकाशिक मंडल या प्रकाशित क्षेत्र, और इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं अप्रकाशित क्षेत्र। तो जो प्रकाशित क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, वहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, सूर्य का प्रकाश भी जलीय पारितंत्र को बहुत हद तक प्रभावित करता है। लवणता, खारापन जो है जल का, वो भी जलीय पारितंत्र के जीव जंतु और पादपों में भिन्नता दिखाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जल में घुलित ऑक्सीजन क्या है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको हम क्लीन करना चाहते हैं, चलिए आइए क्लीन कर देते हैं। देखिएगा, जल में घुलित ऑक्सीजन से क्या तात्पर्य है। जैसे देखिए क्या होता है कि स्वच्छ पानी जो होता है, स्वच्छ पानी में 0.0010% याद रखिएगा, 0.0010% ऑक्सीजन की सांद्रता होती है। यानी कि 10 लाख में 10 भाग, 10 लाख में 10 भाग, या इसी को लिखते हैं 10 ppm, 10 ppm ये ऑक्सीजन की सांद्रता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता अच्छे से उपलब्ध है वहाँ पे जीव जंतु और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होती है, जीव जंतु आराम से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे जीव जंतु मरने लगते हैं, यानी कि उनकी संख्या में कमी होने लगती है। और साथ ही साथ पोषक तत्व जो होते हैं वो भी जलीय पारितंत्र को एक लंबे हद तक प्रभावित करते हैं।
अब देखते हैं जलीय पारतंत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं। चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो जलीय पारतंत्र में सबसे पहले हम लोग बांटेंगे सागरीय पारतंत्र। जैसा कि हमने बताया कि हम इस वीडियो सीरीज में पूरा पढ़ने वाले हैं केवल और केवल सागरीय पारतंत्र के बारे में। तो देखिए सागरीय पारतंत्र आपको पता है पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में यानी लगभग 71% भाग में जल है। और सागरीय पारतंत्र की जो औसत गहराई है दोस्तों कितना है, 4000 मीटर होती है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लेता था कि औसत गहराई सागरीय पारतंत्र की कितनी है, तो औसत गहराई है दोस्तों 4000 मीटर। सागरीय पारतंत्र को हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सागरीय पारतंत्र को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में खुला समुद्र को रखेंगे, दूसरे भाग में बैरियर द्वीप को रखेंगे, और तीसरे भाग में तट रेखा को, और चौथे भाग में प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान को रखकर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। सागरीय पारतंत्र हम लोग शुरू कर रहे हैं। सागरीय पारतंत्र में हम 4 भाग बना दिए हैं, खुला समुद्र, बैरियर द्वीप, तट रेखा और प्रवाल भित्ति। इसके बारे में रखकर पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं खुला समुद्र से संबंधित चीज़ें। खुला समुद्र में जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 200 मीटर की गहराई जो होती है उसको कहते हैं प्रकाशित मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाशित मंडल। और 200 मीटर से जो अधिक गहराई है उसको कहते हैं अप्रकाशित मंडल। ठीक है, अप्रकाशित मंडल का मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, और प्रकाशित मंडल का मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच सकती हैं। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचेंगी वहीं तक हरे पेड़ पौधे यानी कि हरे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन यानी तैरने वाले पौधे होते हैं। ठीक ना, तो जैसा कि प्रकाशित मंडल में हरे पौधे व फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पे होते हैं, प्रकाशित मंडल में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यही इसी प्रकाशित मंडल में ही होती है, और उत्पादक जो हरे पौधे और फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ये उत्पादक का काम करते हैं, ये भी प्रकाशित मंडल में ही होते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब भी बढ़ने लगता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम ये देखेंगे कि प्रकाशित मंडल में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो कितने भागों में बांटा गया है। जितने भी सागरीय जीव हैं, देखिए सागरीय जीव जो भी हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। सागरीय जीव कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। एक को कहेंगे प्लैंक्टन, और एक को कहेंगे नेक्टन, और एक को कहेंगे बेंथस। प्लैंक्टन, नेक्टक और बेंथस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों के बारे में आराम से एक एक चीज़ के बारे में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लैंक्टन समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैंक्टन समुदाय की कौन कौन सी कंडीशन होती है। देखिए ये प्रकाशित मंडल में पाए जाते हैं। पहली बात, प्रकाशित मंडल का मतलब ये जो समुद्र है, समुद्र का जो यहाँ तल से जो 200 मीटर तक का एरिया है उसे कहते हैं प्रकाशित मंडल। प्रकाशित मंडल में ही फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन समुदाय पाए जाते हैं। प्रकाशित क्षेत्र जो है वो या 200 मीटर की गहराई तक पाने वाले सूक्ष्म जीव और जंतुओं पादपों को क्या कहते हैं, प्लैंक्टन कहते हैं। यानी इस एरिए में 200 मीटर तक की गहराई में जो भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्लैंक्टन समुदाय के अंतर्गत रखेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, शैवाल और सूक्ष्मजीव इसके अंतर्गत आते हैं। शैवाल और सूक्ष्मजीव को इस अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो पौधे होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं उन पादपों को नाम दिया जाता है फाइटोप्लैंक्टन, और जो जंतु होते हैं उसका नाम दिया जाता है जूप्लैंक्टन। तो सवाल ये बनता है कि फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन किस एरिया में पाए जाते हैं, तो आप हमेशा बोलेंगे प्रकाशित मंडल में ये पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच सकती है लगभग 200 मीटर तक की गहराई पर, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। ठीक है, और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये आपको पता है कि छोटे आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं पादप होते हैं, तो ये हरे पौधे होते हैं, और ये प्रकाश पाते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया इस एरिया में जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की, जो यहाँ पर जूप्लैंक्टन स्थित होते हैं, जो जूप्लैंक्टन पाए जाते हैं इस एरिया में, जूप्लैंक्टन क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो भोजन तैयार करते हैं उन्हीं से वो भोजन बनाते हैं, जूप्लैंक्टन को खा लेते हैं। इसका मतलब जो सागरीय जीव भी होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहाँ पर निर्भर है, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप समूहों पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअल में क्या है। ठीक ना, देखिए फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार के होते हैं, सब छोटे छोटे आकार होते हैं, और इनकी जनन क्षमता अधिक होती है। ये तेजी से विकसित होते हैं। ठीक ना,
उदाहरण क्या है इसका? शैवाल तथा डायटम इसके उदाहरण हैं। सागर के ऊपर, जैसे ये समुद्र है, समुद्र का जल है, इसके ऊपर तैरने वाले ये जो हरे पौधे होते हैं इन्हीं को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इनका विकास बहुत तेजी से होता है और ये धारा की दिशा में बहते रहते हैं और कुछ समय में ये पूरे तालाब को या पूरी जगह को कवर कर ले जाते हैं, ठीक ना। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी पादप भी कहते हैं। ये कैसे पादप होते हैं? स्वपोषी पादप होते हैं, स्वपोषी पादप होते हैं। अब देखिएगा, इसमें दो प्रजातियों का नाम याद रखिएगा। दो प्रजातियां गोयालक्स और जिमोनोडिम। गोयालक्स और जिमोनोडिम प्रजाति के जो पादप होते हैं ये काफ़ी तीव्र गति से फैलते हैं पूरे पानी के तल पर। ये काफ़ी तीव्र गति से फैलते हैं। गोयालक्स और जिमोनोडिम ये दोनों फाइटोप्लैंक्टन है, ये कैटेगरी है फाइटोप्लैंक्टन की, ठीक ना। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा जूप्लैंक्टन के बारे में देख लेते हैं कि जूप्लैंक्टन किसे कहते हैं। देखिए, जूप्लैंक्टन 1 मिलीमीटर से लेकर, यानी कि बहुत छोटे आकार से लेकर के कई मीटर यानी कि बड़े आकार तक के होते हैं। इसमें कुछ शाकाहारी होते हैं जो पूरी तरह से फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं उनको ये खा लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं कुछ मांसाहारी। तक कुछ ऐसे होते हैं जो किसी जीव जंतु या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनके सड़ने गलने के बाद उन पर निर्भर होते हैं, उन्हें अवसाद पोषित कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ जूप्लैंक्टन के बारे में। इसके बाद कुछ जूप्लैंक्टन ऐसे होते हैं जब वो जीवन अपना शुरू करते हैं आरंभिक समय में वो सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो जूप्लैंक्टन नेक्टन या फिर बेंथस श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि तल के नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक और नाम याद रखिएगा, एक प्रमुख क्वेश्चन है कोपपाड। कोपपाड एक ऐसा जूप्लैंक्टन है जो अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। तो अत्यधिक संख्या में पाया जाने वाला जूप्लैंक्टन कौन सा है? कोपपाड। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे नेक्टक समुदाय जो दूसरा भाग है। नेक्टक समुदाय कहाँ पाया जाएगा? देखिए, एक बार मैं फिर से ये पूरा बनाता हूँ। देखिए, इधर पे पाया जाए प्लैंकटन, यहाँ तक की एरिया में प्लैंकटन हो गया 200 मीटर। फिर इसके बाद नेक्टक समुदाय 600 मीटर। फिर इसके नीचे पाया जाएगा बेंथस, ये बेंथस वाला एरिया है, ये नेक्टक वाला एरिया है और ये प्लैंकटन वाला एरिया है, ठीक ना। ये 3 एरिया है, 200 मीटर, 600 मीटर, फिर उससे नीचे, ठीक। नेक्टक समुदाय में क्या है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। नेक्टक समुदाय क्या है? नेक्टक समुदाय में बड़े व शक्तिशाली जंतु होते हैं, बड़े व शक्तिशाली जलीय जंतु होते हैं जो धारा के विपरीत दिशा में तैरने में सक्षम होते हैं। जैसे क्या है कि पानी का बहाव अगर इस दिशा में है तो ये जंतु इस दिशा में भी तैर सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और अधिकांश जंतु जो यहाँ पर होते हैं वो कशेरुकी होते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी होते हैं। इसके इस वर्ग की यानी कि नेक्टक समुदाय की प्रमुख जंतु है मछली, छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको नेक्टक समुदाय में रखते हैं। अन्य जंतुओं में सील एक नाम याद रखिएगा। सील, वैसे नाम तो आपको बहुत सारा मिलेगा लेकिन आप नाम याद रखिएगा सील। जैसे नाम की अगर बात कर लिया तो इसमें हेरिंग, प्लेस, कार्ड आदि प्रमुख मछलियां हैं, जो कि सी काऊ भी इसी में शामिल है। ये नेक्टक समुदाय में पाई जाती हैं। लेकिन अन्य जंतुओं में सील एक नाम याद रखिएगा, एक डॉल्फिन याद रखिएगा नाम। ये दोनों ऐसे हैं जो नेक्टक समुदाय में पाए जाते हैं। सील की खास बात क्या है दोस्तों, देखिएगा, मैं इसको इतना कवर करना चाहता हूं। ये सील के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। सील एक ऐसा जंतु है जिसका प्रजनन स्थल जमीन पर होता है, प्रजनन जमीन पर होता है, लेकिन वो भोजन करने के लिए कहाँ जाता है? सागर में जाता है। लेकिन इसको किस में मानते हैं? नेक्टक समुदाय में मानते हैं, ठीक है। अगला जो समुदाय हम लोग बांटे थे बेंथिक समुदाय। बेंथिक समुदाय के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, बेंथिक समुदाय में क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। देखिए, बेंथिक समुदाय में क्या है कि सागर तल के जो समीप रहते हैं वो पादप या जंतु आते हैं। सागर के निचले वाले से तल के समीप जो रहते हैं उसे बेंथक समुदाय में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है। जंतुओं में क्या अधिक विविधता पाई जाती है? इनकी जो कुल प्रजातियां हैं, यानी कि बेंथिक समुदाय की जो कुल प्रजातियां हैं वो समस्त प्रजातियों की लगभग 16% है, काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं ये, ठीक ना। अकेले काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख पादप आते हैं, प्रमुख पादप में एक नाम याद रखिएगा टर्टल घास। ये क्या है कि बेंथिक समुदाय का एक घास है, ठीक ना, पादप है। प्रमुख पादपों में स्वीडिश बड़े शैवाल, जोस्टेरा, टर्टल घास, घास व खरपतवार शामिल हैं, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बेंथस समूह में वो जंतु रहते हैं जिनके खोल जो होते हैं कठोर होते हैं, खोल में रहने वाले जंतु होते हैं। जैसे ये जो जंतु है उसके ऊपर ये खोल लगी रहती है, तो इसे कहते हैं बेंथक समुदाय का ये जंतु है, ठीक है दोस्तों।
और इस समुदाय के जो प्रमुख जंतु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बेंथिक समुदाय में जो प्रमुख जंतु पाए जाते हैं उनमें आता है बाइबेल, मुजेल, आयस्टर, स्टारफिश, याद रखिएगा स्टारफिश, ऑक्टोपस, शार्क, ये सब किस सदस्य में आते हैं? बेंथिक समुदाय के सदस्य में आते हैं। तो जो पहला हम लोग पारतंत्र का डिवीजन किए थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला डिवीजन क्या था हमारा? खुला समुद्र। खुला समुद्र हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बैरियर द्वीप पारितंत्र। बैरियर द्वीप पारितंत्र क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है बैरियर द्वीप पारितंत्र। और सागर में मृदा का जो अवसाद होता है उन सब चीज़ों से इनका निर्माण होता है। मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है। स्थल व जलीय पारतंत्र के बीच का एक तंत्र होता है, यानी कि स्थल और जलीय पारतंत्र के बीच का ये एक तंत्र होता है। तो जब स्थल और जल के बीच है तो श्योर है 100% कन्फर्म है कि इसमें स्थल व जल दोनों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी वजह से दोनों की प्रजातियां पाई जाने की वजह से ये क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी सीमा बदलती रहती है, कोई फिक्स एरिया नहीं होता है, इनकी सीमा क्या होती है? बदलती रहती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे देखिए ये क्या है आपका? समुद्र वाला एरिया है। ये क्या है? समुद्र वाला एरिया है। ये क्या है? तट है। और ये क्या है? मुख्य भूमि है, ठीक ना। और ये बीच में बन गया है बैरियर द्वीप। तो कभी ऐसा होता है कि ये इसकी सीमा इधर भी आ जाती है, कभी इसकी सीमा इधर फैल जाती है, या ये श्रिंक भी हो सकता है, सिकुड़ भी सकता है। तो बैरियर द्वीप की सीमा हमेशा बदलती रहती है। और सबसे बड़ी बात कि समुद्र की भी विविधता इसके अंदर पाई जाती है और मुख्य भूमि की विविधता पाई जाती है। तो दोनों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर विविधता जो होती है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तट रेखा पारितंत्र। तट रेखा पारितंत्र क्या होता है ये जानना है। जैसा कि हमने बांटा था, 4 भागों में बांटा था। हमने बताया था ना कि 4 भागों में हम लोग सागरीय भागों पारितंत्र को बांटे हैं। खुला समुद्र, बैरियर द्वीप पारितंत्र, तट रेखा पारितंत्र, कोरल रीफ। तट रेखा पारितंत्र के बारे में बहुत थोड़ा सा जानना है कि इसे अंतर्ज्वारीय पारितंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ज्वारीय पारितंत्र। और सबसे बड़ी बात कि ये निम्न ज्वार व उच्च ज्वार के बीच का क्षेत्र है। निम्न ज्वार जहाँ पे छोटे ज्वार आते हैं और उच्च ज्वार दोनों के बीच का क्षेत्र पाया जाता है, उसे कहते हैं तट रेखा पारितंत्र कहते हैं। और तट रेखा पारितंत्र के जो प्रमुख जंतु हैं वो है ब्रिटल स्टार, केकड़ा पाया जाता है, सी स्टार, जंतु प्लवक, स्टारफिश और घोंघा। घोंघा याद रखिए, घोंघा तट रेखा पारितंत्र का एक जंतु है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रवाल भित्ति पारितंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट पारितंत्र है प्रवाल भित्ति पारितंत्र। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रवाल क्या होते हैं। ठीक है, देखिए प्रवाल जो है एक चूना प्रधान जीव है, जो ये एक कठोर रचना है, खोल है। इसमें एक मुलायम जीव रहता है, इसी को प्रवाल कहते हैं। प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? उपयुक्त होता है, जो इनके जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो ये अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। मुलायम जीव हैं जो कठोर रचना खोल में रहते हैं, चूना प्रधान जीव है। और सबसे खास बात कि ये प्रकाशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं? प्रकाशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं और विशेष रंग वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विशेष रंग वाले होते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो प्रवाल, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रवाल है, ये दूसरे प्रवाल से शाखित होता है। जैसे जब कोई प्रवाल मर गया, जैसे मान लीजिए ये प्रवाल मर गया, तो दूसरा प्रवाल जो होता है इसी के शरीर पर कड़ी के रूप में विकसित हो जाता है और इसकी आकृति टहनियों की तरह बनती चली जाती है। ऐसे टहनियों की तरह या शाखाओं की तरह इसकी आकृति बनती चली जाती है। एक के बाद एक प्रवाल आके इससे जुड़ते चले जाते हैं। तो जब मरने के बाद ऐसे जुड़ते हैं तो ये एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं, दीवार बना लेते हैं। इसी वजह से इनको प्रवाल भित्ति या प्रवाल दीवार कहा जाता है। ठीक ना, क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, प्रवाल एक ऐसा प्राणी है, प्रवाल एक ऐसा जीव है, कोरल जिसको कहते हैं कोरल। प्रवाल एक ऐसा जीव है, जीवित प्राणी है, जो जूजेंथली एक जीव है, जूजेंथली के साथ सहजीविता से रहता है। सहजीविता, सिम्बायोटिक, यानी कि दोनों साथ साथ में अपना जीवन बिताते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाभ पहुंचाने का मतलब क्या है कि देखिए,
जूजेंथली जो होता है वो प्रवाल को भोजन और आवास प्रदान करता है। प्रवाल को क्या प्रदान करता है? भोजन, और प्रवाल जो होता है वो क्या करता है? आवास देता है। जूजेंथली के रहने के लिए उसको घर कौन दे रहा है? प्रवाल। और प्रवाल को खाने के लिए भोजन कौन दे रहा है? जूजेंथली। तो दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवता दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक ना। और प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? तो प्रवाल को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। एक्चुअल में प्रवाल में कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब जूजेंथली उसके साथ मिलता है तो प्रवाल रंग काफ़ी सुंदर, अच्छा रंग बिरंग ये दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब प्रवाल भित्ति के प्रकार क्या होते हैं, ठीक ना। प्रवाल भित्ति कितने प्रकार के होते हैं, चलिए एक एक के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार के होंगे: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति जो तट के किनारे हों, अवरोधक जो दीवार की बात रहते हैं, और जो रिंग या घोड़े की नाल की तरह होते हैं उसे वलयाकार प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति की बात करना है। तो तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि ये तट से लगे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ लगे होते हैं? तट से लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्री एरिया है, और ये ज़मीन वाला एरिया है, तो तटीय प्रवाल भित्ति ये तट से लगे होते हैं। जब कभी तट और इनके बीच गैपिंग हो गई, मान लीजिए कि तट और इनके बीच गैपिंग ऐसे हो जा रही है, ऐसे इनके बीच गैपिंग होने लगती है, तो क्या होता है कि ये इस बीच में छोटे लैगून का निर्माण हो जाता है, और इसी को कहते हैं बोट चैनल। जो ये गैप हो रही है, इसी गैप में छोटे लैगून का निर्माण होता है, और इसे कहते हैं बोट चैनल कहते हैं। तो तटीय भाग है, तटीय प्रकार के प्रवाल भित्ति, उनका विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो उनका विस्तार है दक्षिणी फ्लोरिडा में है, अंडमान और निकोबार में है, मन्नार की खाड़ी के निकट रामेश्वर में है, और सोसाइटी द्वीप समूह में इनका विस्तार होता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। और अगला हम लोग पढ़ेंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या है? देखिए, अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है दोनों प्रवाल भित्तियों की तुलना में विशालतम होती है, बड़ी होती है। दोनों प्रवाल भित्ति मतलब तटीय प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति, दोनों प्रवाल भित्तियों की तुलना में अवरोधक प्रवाल भित्ति काफ़ी बड़ी होती है और तट के समानांतर लगी है। जैसे मान लीजिए ये तट है, तो ये तट के समानांतर यहाँ पे बन रही है अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक ना। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? अवरोधक वाली। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, ये याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टाइप का वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्ति, देखिएगा मैंने बताया ना कि वलयाकार प्रवाल भित्ति जो है अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति वाली होती है, और इसके केंद्र में क्या होता है? लैगून होता है, ठीक है दोस्तों, केंद्र में क्या होता है? लैगून होता है। तो इसी बीच थोड़ा सा कुछ और चीज़ जान लेते हैं। ये जो वलयाकार प्रवाल भित्ति है, इनके बीच बीच में खुला भाग पाया जाता है। जैसे ये प्रवाल भित्ति यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे, तो इनके बीच में खुला भाग है ये, और यहाँ पे समुद्र का पानी भरा हुआ है, ठीक ना। तो क्या होता है कि इनके बीच बीच में खुले भाग पाए जाते हैं, जिससे कि खुले समुद्र और लैगून का संपर्क बना रहता है, ठीक ना। इनको एटॉल भी कहते हैं, एटॉल। इसको इंग्लिश में वलयाकार प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? एटॉल। और उदाहरण में हम क्या बता रहे हैं? जैसे फिजी एटॉल हुआ तथा एलिस द्वीप में एक फुनाफुटी एटॉल है, ये दोनों क्या है? वलयाकार प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। लक्षद्वीप में भी, भारत के लक्षद्वीप में भी अनेक प्रकार के एटॉल पाए जाते हैं, ठीक। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि विश्व की लगभग 26%, कितना? 26% कोरल रीफ जो है अति संकटग्रस्त में है। प्रवाल भित्ति 26% अति संकटग्रस्त एरिया में है, ठीक ना। और पिछले 2 दशकों की अगर बात की जाए, लगभग 20 सालों में, 2 दशकों में 20% कोरल रीफ समाप्त हो चुकी है। कितने परसेंट? 20% समाप्त हो चुकी है। और 26% बच्चों 26% क्या है? वो अभी संकटग्रस्त की एरिया में है, ठीक है दोस्तों।
अब क्या होता है कि इसके विनाश का कारण क्या होता है? कोरल रीफ के विनाश का कारण मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार से है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार से कोरल रीफ का विस्तार विनाश का कारण है। अब कैसे विनाश हो? जैसे प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए चक्रवात आ गया, ठीक है, और कोई रोग फैल गया और प्रवाल भित्ति को खाने वाले समुदाय आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रवाल भित्ति को नष्ट कर देते हैं। मानवीय कारण क्या होता है? किसी तट का विकास करना है, वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है हर साल, जो ग्लोबल वार्मिंग राइजिंग ग्लोबल होता है उसमें वृद्धि होती है, पर्यटन के कारण, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या कारण हो सकता है? मानवीय समुद्री प्रदूषण जो होता है, जैसे कि कोरल खनन हो गया, जहाज़ों की धुलाई हो गई, परमाणु परीक्षण हो गया, इन सब की वजह से कोरल रीफ नष्ट होती जा रही है। तो आपको एक डेटा दे दिया गया है कि 20% कोरल रीफ समाप्त हो चुकी है पिछले 2 दशकों में, और 26% कोरल रीफ जो है वो क्या है अभी कि संकटग्रस्त एरिया में चल रही है, ठीक ना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियों की क्या दशा है। भारत में प्रवाल भित्तियों की क्या दशा है? तो भारत में प्रवाल भित्ति मुख्यतः 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। कितने क्षेत्रों में पाई जा रही है दोस्तों? 4 क्षेत्रों में पाई जा रही है। पहला क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां पर सर्वाधिक प्रवाल भित्ति पाई जा रही है। तो पूछा सकता है कि भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति किस एरिया में पाई जाएगी? तो आप आंसर देंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हम लोग बांट के चलेंगे, दूसरा है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में सबसे कम प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में सबसे कम प्रवाल भित्ति पाई जा रही है भारत में। और तीसरा है मन्नार की खाड़ी, और चौथा है लक्षद्वीप, ठीक है। ये भारत में प्रवाल भित्तियों की कंडीशन है, ठीक है। इस क्षेत्रों के अलावा, जैसे ये जो 4 क्षेत्र दिए गए, इनके अलावा भी जैसे विजय दुर्ग महाराष्ट्र में जो पड़ता है, नेत्रानी द्वीप जो कर्नाटक में पड़ता है, या फिर अंग्रिया जो पड़ता है, इन जगहों पर भी प्रवाल भित्तियां पाई जा रही हैं, ठीक है। अब प्रवाल भित्तियों को बचाने के लिए भी उपाय करना चाहिए। तो प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। देखिए, प्रवाल भित्ति को संरक्षण के लिए क्या किया गया है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी कि GCRMN, ये क्या करता है? यह कोरल रीफ पारतंत्र की सूचना, कोरल रीफ पारतंत्र की सूचना ICRI यानी कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को देता है, साझा करता है और उसके संरक्षण में सहायता करवाता है। कौन करवाता है? GCRMN सूचना किसको दे रहा है? ICRI को सूचना देता है। तो भारत, ये तो रहा एक वैश्विक स्तर पर संरक्षण। भारत ने क्या इसके लिए प्रयास किए हैं? तो भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है? प्रवालों के संरक्षण के लिए भारतीय जूलॉजिकल सर्वे द्वारा पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पर दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कि नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने और क्या प्रयास किया है। तो भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मदद से प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें क्या बताया गया? प्रवाल भित्ति का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कोरल रीफ से क्या क्या हमको फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। इसके लिए एक चार्ट है, ठीक ना। देखिए, कोरल रीफ जो पारतंत्र सेवा है, ये प्रवाल भित्ति लगभग $400 बिलियन की आर्थिक आय लोगों को उपलब्ध करवाता है। कैसे उपलब्ध करवाता है, इसके बाद से देखिए यहाँ पे कौन कौन से काम हो सकते हैं। पर्यटन एवं मनोरंजन गतिविधि से, भोजन और मछली प्राप्ति से, औषधि उपयोग में भी ये सहायता करता है। साथ ही साथ तटीय सुरक्षा में भी ये सहायता करता है, तटीय सुरक्षा। और उसके साथ कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण सूक्ष्म जीव कोरल पॉलिप द्वारा होता है, ठीक ना। और चूना पत्थर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। प्रवाल भित्ति जो है लगभग 25% प्रजातियों के लिए, समुद्र में जो प्रजातियां पाई जा रही हैं 25-30% जो प्रजातियां हैं, उन सारी प्रजातियों के लिए ये आवास उत्पन्न करता, नर्सरी देता है, आवास देता है।
तो कोरल रीफ का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्यटन और मनोरंजन के लिए, भोजन के लिए, मछली के लिए, औषधि उपयोग के लिए और तटीय सुरक्षा में भी कोरल रीफ महत्वपूर्ण योगदान निभाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा कोरल रीफ पारतंत्र यानी कि सागरी पारतंत्र। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ में शेयर करिए दोस्तों, ताकि क्या हो कि वीडियो को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले क्लास का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।